सभी इलेक्ट्रीशियंस या वायरमैन्स के लिए आप आज एक स्पेशल यूनिट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बैटरी के बारे में हम समझेंगे, और जिसमें हम बेसिक से लेकर एक सेल से जो छोटा पार्टिकल है वहाँ से और लास्ट जो आपका बैटरी का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इन्वर्टर वायरिंग वगैरह जो भी हैं, वहाँ तक का आपका मतलब बैटरी का पूरा एक सिनेरियो हम इसमें समझेंगे। बैटरी किस प्रकार से इसके बारे में जो है एप्लीकेशंस होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, किस किस तरह ये यूज किया जाता है। होता क्या है कि एक बेसिक सा वर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस एज मीन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ये जो वर्ड है, इस वर्ड से ये सब्जेक्ट आपकी है। यहीं से आप जो है बैटरी मान के चलिए, या जैसे इन्वर्टर मान के चलिए, जो भी है आपका ये सिस्टम, जिसको हम आगे यूपीएस वगैरह एसएमपीएस और जो भी हमारे सेल्स हैं और जितने भी टाइप्स के जो हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, वो सब इनका सबका जो मेथड है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, इंट्रोडक्शन एंड जो फैराडे लॉ है, बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है। तो ये बेसिक यूनिट है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेसन को शुरू करते हैं। ये आपकी यूनिट है करंट के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। देखिए हमें पता ही है कि करंट के जो हैं काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो इसमें से जो है ये एप्लीकेशंस जो हैं, ये आपका जैसे करंट है, करंट के ये केमिकल इफेक्ट इसमें से ये आता है। तो इसका जो केमिकल वर्ड नेम है ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है, सिंपल सा। तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का आना और जाना बना रहता है। बस यही प्रक्रिया आपकी जो एक मैटर के अंदर होती है, एक द्रव के अंदर होती है। तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो एक जो लिक्विड जो होता है उसमें से ये इन और आउट होते हैं। तो इसी प्रोसेस को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। अब होता क्या है इसमें कि कुछ द्रव्यों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। और कुछ में नहीं भी होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का जो लॉ है वो कहाँ कहाँ लागू होता है। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं। जैसे हमें पता ही है कि करंट जो है वो सुचालक में प्रवाहित होती है, तो ये हमें याद रखना है। साथ में होता है क्या है कि जो आपके मिश्रण होते हैं ना, मिश्रण, इनमें भी हमारे जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो मिश्रण किस प्रकार के, जो जैसे अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, तो इनमें से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अब हम देखते हैं ये जो हैं, ये जो मीडियम है, यानी कि करंट को जो केमिकल्स जो प्रवाहित करने के लिए एक सहारा देते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। बस ये है आपका कॉन्सेप्ट है। क्या इलेक्ट्रोलाइसिस एक सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रोलाइट जो है ये सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और अब हम देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। तो जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से पानी को जो डाइल्यूट एसिड है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। डाइल्यूट जो है यानी कि पानी जो है या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, उस स्थिति में इसमें करंट फ्लो होगी। लेकिन जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल जो है उसमें यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रवाहित नहीं होगी। तो ये आपका कुचालक है और ये आपके सुचालक हैं, जो यानी कि चालक। तो पानी जो है, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल की जो है pH जो होती है वो होती है 7.0। तो इस स्थिति में जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह नहीं होते हैं, यानी कि धारा नहीं बहती है।
बाकी आपका जो दोनों मीडियम में एसिड और बेसिक ये एल्काइली बोल, तो ये दोनों में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, शुद्ध जल है, अल्कोहल है, मिट्टी का तेल है, इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, ये इंसुलेटर हैं। ओके। और पानी में नमक मिलाओ, कुछ भी केमिकल मिलाते हैं तो वो आपका एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है और इंसुलेटर कौन से होते हैं आपने यहाँ से देखा। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में, कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, थोड़ा हम पीछे जाके देखेंगे। इलेक्ट्रोड ये जो हैं जो प्लेट्स होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें खड़ी रहती हैं यूँ इस तरह से। और जैसे एक से करंट अगर प्रवाहित अंदर करती है और दूसरी से बाहर निकलती है, तो जो सॉल्यूशन है इसकी बात हो रही है यहाँ, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो यहाँ पे दोनों प्लेट जो हैं वो इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। और ये इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक जो पॉजिटिव होता है, यानी कि जिसको प्लस लिखते हैं, तो वो आपका ये जैसे एक मान लीजिए पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, इस तरह से ये आपकी जो है, यानी कि जैसे ये प्लस है और ये माइनस, तो इस तरह से ये आपकी ये एनोड प्लेट कहलाती है जो पॉजिटिव। और ऐसे दूसरी प्लेट जो होती है वो कैथोड कहलाती है, तो ये होती है आपकी नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि यहाँ से कि एनोड और कैथोड का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप थोड़ा सा ईजी में ऐसे याद रख सकते हो। ये सप्लाई के नेगेटिव से जोड़ा जाता है, ये सप्लाई के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक तरह से तरल पदार्थ है, तो सॉल्यूशन है। और इसमें विद्युत धारा जो है जब गुजरती है तो ये क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में जो कंटेंट, जो केमिकल, जो पार्टिकल होते हैं, पदार्थ जो होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है। और कोई भी पदार्थ जो टुकड़ों में टूटता है, तो मैंने पहले बता रखा आपको, वो यानी कि परमाणु होते हैं, तो परमाणु से क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। तो आयन बनते हैं, आयन यहाँ पे आयनों में विघटित हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का खास बात सबसे इंपॉर्टेंट ये इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही करंट फ्लो होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से आयन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण आयन बनते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। एक को बोलते हैं हम धन आयन और एक को बोलते हैं हम ऋण आयन। तो ये जो दोनों हैं ये इस तरह से होते हैं कि जिन आयनों पर ऋण आवेश होता है, यानी कि जो ऋण आवेश होते हैं वो ऋण आयन कहलाते हैं, जिन पर धन आवेश होता है वो धन आयन कहलाते हैं। अब जो रासायनिक एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है, जो रासायनिक इक्विवेलेंट होता है, ये क्या होता है कि किसी पदार्थ जो है उसके जो यानी कि जो उसके केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट कर रहा होता है, तो एक कूलाम जो आवेश है वो आपका, यानी कि एक कूलाम जो इस तरह से क्यू, या जैसे आप आई 1 एम्पियर मान सकते हो, तो दोनों ही बात सही है। तो एक जो है, यानी कि इसमें जो जितना पदार्थ जो रिलीज होता है, हटता है, तो वही उसका केमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो यानी कि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर आपका जो है, यानी कि जितना पदार्थ जो रिलीज होता है, मुक्त होता है, तो वो उस पदार्थ का, जिस पदार्थ का आपने प्लेट काम में लिया है, तो वो आपका केमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। अब ये केमिकल इक्विवेलेंट के मान भी यहाँ पे अलग अलग होते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपने देख लिया कि ये चालक वगैरह होते हैं। और कि करंट जब फ्लो होती है, यानी कि जब करंट फ्लो होती है तो चालक के यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होते हैं, तो करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इनके बारे में इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 नियम बताए हैं फैराडे ने। तो उनमें से जो है एक फैराडे का पहला नियम, दूसरा नियम इस प्रकार से होते हैं। तो हम देखते हैं फैराडे का पहला नियम। देखिए पहला नियम क्या होता है, फैराडे का पहला नियम। देखिए पहला नियम जो है उसमें ये बताया गया है कि जो जितनी देर तक करंट फ्लो होती है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसमें जो पदार्थ की जो मात्रा मुक्त होती है वो करंट के साथ साथ बढ़ती है।
तो इसमें जो है यानी कि जो जितने समय तक करंट फ्लो होती है उतना ही इसमें पदार्थ जो है विमुक्त होता रहता है। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम कि जो पदार्थ जो विमुक्त होता है वो अहम होता है, और यहाँ पे जो है प्रयोग होने वाली करंट आई है और लगने वाला समय टी। तो विमुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा एम आई करंट की सामर्थ्य टी समय। और एक स्पेशल चीज़ हो रही है इसमें यहाँ से ये कि जो इक्विवेलेंट जैसे हटता है तो एम यानी प्रोपोर्शनल जिनको जो हम हटाते हैं तो इसकी जगह ये आप आता है जेड। तो इसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है। तो ये कैसे होता है इसको देखने के लिए हम यहाँ से देखिए कि जो करंट का जो मान है आपको पता ही है कि Q जो है आवेश जो होता है वो IT होता है। तो M जो है डायरेक्टली यहाँ से यानी कि डायरेक्ट आवेश पे डिपेंड करता है कि जितना आवेश प्रवाहित होगा तो उतना ही है पदार्थ की मात्रा विमुक्त होगी। तो ये आपका फैराडे का पहला नियम है, और इसको हम ये इस तरीके से देखते हैं। दूसरा नियम में ये बताया गया है कि फैराडे का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम जो है इसमें जो विमुक्त होने वाला जो पदार्थ है उसका जो मान है वो रासायनिक तुल्यांक पर के साथ निर्भर करता है। मतलब जितना जैसे मास जो है वो जैसा रासायनिक तुल्यांक होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। रासायनिक तुल्यांक अगर मास का मान चेंज होता है तो रासायनिक तुल्यांक का मान ये अलग है। जैसे अलग अलग मास के लिए अलग अलग रासायनिक तुल्यांक, तो ये एम जो है डायरेक्टली जेड पर डिपेंड करता है। और अब फैराडे का जो पहला नियम है उसको हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि यहाँ से ये इस तरह से ये होता है। बैटरी सर्किट है, बैटरी सर्किट के एक सर्किट जो है इस सर्किट में जैसे बैटरी सर्किट लगाया, फिर एमीटर लगाया, फिर यहाँ से वोल्टामीटर जो लगाया वोल्टामीटर, और एक ये रियोस्टेट होता है। तो इस तरह से एक पूरा सर्किट तैयार होता है। तो वोल्टामीटर ये जो है इस तरह से लगाया जाता है इसमें कि ये कॉपर का जो वोल्टामीटर है इसमें कैथोड प्लेट होती है, और यानी कि वो कैथोड जो साइड होती है बैटरी की उसको वोल्टामीटर से लगाते हैं, और वोल्टामीटर को एम्पियर मीटर बैटरी की सीरीज में जोड़ते हैं। तो कैथोड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है और एनोड जो है पॉजिटिव से जुड़ता है। इस तरह से आपका कनेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है पहले नियम में जैसे जो है वो पदार्थ जो विमुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो यहाँ पे अलग अलग इस पर डिपेंड करती है कि M1 M2 बटे M1 T2 बटे T1, यानी कि M जो है वो डायरेक्टली T पे डिपेंड करता है। यानी कि ये आपका जो है इस तरह से था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से जो है I का मान को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो M डायरेक्टली यहाँ T पर डिपेंड करता है। यानी कि विमुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा समय के अनुपात में होती है। तो ये आपका यहाँ से ये नियम आता है। अब हम देखते हैं कि जो है फैराडे का जो है दूसरा नियम, ये फर्स्ट नियम की बात है। फर्स्ट नियम में जैसे दोनों जो हैं यानी कि विमुक्त होने वाले पदार्थ हैं वो उनकी करंट के अनुसार होते हैं, करंट पे डिपेंड करते हैं। तो एम का मान जो है वो करंट के अनुसार होता है। और इस तरह से हम यहाँ से देखते हैं कि फाइनली जो है हमारे पास ये आता है एम प्रोपोर्शनल क्यू। ये आपका फैराडे का पहला नियम है, इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम। अब हम देखते हैं फैराडे के दूसरे नियम के बारे में। तो दूसरा नियम जो है इसमें वोल्टामीटर जो है कॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग प्रकार के हम ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट है, AgNO3 है, और सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम H2SO4 लिखते हैं। कॉपर सल्फेट को CuSO4, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3। इस तरह से एम्पियर रेजिस्टेंस वगैरह जो भी होते हैं हमारे, यानी कि अब इसमें जो है यहाँ से हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो अलग अलग जो सॉल्यूशंस हैं उनका जो मास है उसके साथ साथ उनका जो रासायनिक इक्विवेलेंट है वो उन्हीं के अनुपात में आता है। तो ये जो है यही कहलाता है मास अनुपात जेड, यानी कि जितना मास होगा उतना ही आपका जेड होगा। तो जितना मास जिस पदार्थ की जितनी मात्रा उतनी मात्रा में मुक्त होगी जितना उसका रासायनिक तुल्यांक होगा। तो रासायनिक तुल्यांक जितना हम लेते हैं तो उतना इस पदार्थ की मात्रा भी मुक्त होती है।
अब हमें नई टर्म निकल के आती है यहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको हम बोलते हैं कि ECE। इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। तो फैराडे के पहले नियम में यह बताया गया है कि M बराबर ZIT। यहाँ पे जो Z है वो रासायनिक तुल्यांक है, यानी कि ये जो आपका दूसरा नियम के अनुसार है, ये आपका पहला नियम के अनुसार है और ये आपका दूसरा नियम के अनुसार है। फैराडे का पहला नियम ये कहता है कि M बराबर ZIT, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में पदार्थ जो विमुक्त होता है उसकी जो मात्रा होती है M, वो उसके रासायनिक तुल्यांक यानी कि Z और यानी कि आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। तो दूसरे नियम में यह बताया गया है कि मास का मान Z पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z होता है, ये इसको आप याद रखें, Z कहलाता है ECE, और ये पदार्थ की वह मात्रा है जो इलेक्ट्रोलाइसिस में 1 एम्पियर जब करंट फ्लो होती है तो उसके 1 सेकंड टाइम जितना लगता है, तो उसमें जो विमुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वही आपकी M कहलाती है, यानी कि Z कहलाती है। ये पहला नियम से आ रहा है कि M बराबर ZIT, तो I और T का मान 1 हो तो M का मान Z होगा। ये आपका फैराडे का दूसरा नियम है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से फाइनली अलग अलग पदार्थों की, ये स्पेशल है आपके लिए, तो अलग अलग पदार्थों की ECE का मान क्या क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए जो है बेसिक होता है, ये आपको ECE होता है 0.01, चांदी के लिए होता है, सिल्वर के लिए 1.118, निकल के लिए 0.304, एल्यूमिनियम के लिए 0.936। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो यहाँ से सिंपल ये है कि जो है इनका बेस जो एलिमेंट लिया जाता है वो आपका हाइड्रोजन है। तो इसी का मान कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो आई होप एक्सपेक्ट करते हैं आपको आज की जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में इंट्रोडक्शन वाली क्लास का ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बना रही हमारे चैनल के साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।